तहे दिल से स्वागत सत्कार आप सब लोगों का। मैं चंद्र प्रकाश आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के सॉल्यूशन सारे शिफ्ट के 2019 के पेपर के सारे शिफ्ट के 2019 के पेपर के सारे शिफ्ट के इकट्ठे करके 3 फेज़ इंडक्शन के क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे दो सेक्शन में हम लोगों ने बांटे हुए हैं। एक तो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की जो डिज़ाइन या कंस्ट्रक्शन को लेके सवाल हैं और दूसरा सेक्शन बांटा है हम लोगों ने स्लिप को लेके, स्लिप के न्यूमेरिकल वगैरह या कह लीजिए स्टार्टर वगैरह के बारे में क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो सारे दो अलग अलग सेक्शन में बांटे हैं। आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन को लेके जो क्वेश्चंस हैं वो 11 क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग करेंगे। फिर स्लिप स्टार्टर को लेके 13 क्वेश्चंस हैं। मतलब कुल मिला के हम लोग जो इस सेक्शन में करने वाले हैं वो करने वाले हैं 24 क्वेश्चन करने वाले हैं जो पूरे सारे शिफ्ट में आए हुए हैं। टॉपिक वाइज सोल्यूशन चल रहा है, बहुत आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है आप लोगों को। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन डिटेल से। तो चलिए देखिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पहला नंबर क्वेश्चन, लो मेंटेनेंस में मोटर कौन सी है। अब देखिए बड़ा ही ध्यान से समझना इस बात को। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर, इन दोनों का कंस्ट्रक्शन तो सेम है, बनावट इन दोनों की सेम होती है। देखिए इस चैनल पे आपको यही एक सुविधा है कि आपको एक क्वेश्चन जो हम लोग करते हैं, देखिए पेपर में ऐसा तो है नहीं कि यही क्वेश्चन आता रहेगा, इससे जुड़ के ही क्वेश्चन आते हैं। मतलब आप एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन से भी जुड़े हुए बन के 4 क्वेश्चन बन सकते हैं कल को आप जब पेपर में जाएंगे। तो यहाँ से आपको यही एक बेनिफिट है कि आप उससे जुड़े हुए और कई क्वेश्चन देख सकते हैं। अब देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर में एक ही कॉमन बात है, जो कॉमन बात है वो है कि इनका कंस्ट्रक्शन सेम है, सेम कंस्ट्रक्शन है, इनका बनावट सेम है। मतलब कि दोनों में जो रोटर इस्तेमाल होता है वो कैसा होता है, दोनों में जो रोटर इस्तेमाल होता है वो स्क्विरल केज रोटर इस्तेमाल होता है, दोनों में जो रोटर इस्तेमाल होता है वो स्क्विरल केज रोटर इस्तेमाल होता है। पिंजरा आई थिंक इसे बोलते हैं हिंदी में, पिंजरा केज रोटर करके। अब देखिए हाँ जाहिर सी बात है, अगर आप कहेंगे कि सर वाइंडिंग की, स्टेटर वाइंडिंग की, तो यार एक बात तो तय है ना कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में तो 1 फेज वाइंडिंग ही होगी, सिंगल फेज वाइंडिंग ही होगी, है ना, और उसमें जाहिर सी बात है 3 फेज वाइंडिंग होगी। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन से ही जुड़ी कि देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर दोनों ही बहुत लो मेंटेनेंस की मोटर है। मतलब इनमें मेंटेनेंस कम से कम ही चाहिए होता है, जिसमें कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में तो बहुत ही कम मेंटेनेंस चाहिए होता है। अगर हम बात कर लेते हैं किससे, बाकी अलग मोटरों से मतलब डीसी मोटर से कंपेयर करेंगे, सिंक्रोनस से कंपेयर करेंगे, तो उन सब से अगर हम कंपेयर करें तो याद रखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर तो बहुत कम मेंटेनेंस लेती है। इनफैक्ट दोनों ही मोटरें बहुत कम मेंटेनेंस लेती हैं, जिसमें कि अगर हम 3 फेज और 1 फेज में आपस में कंपेयर करेंगे तो आपस में तो ये मेंटेनेंस कम लेगी, पर अगर हम बात करेंगे इन मोटरों के कंपैरिजन में तो ऑब्वियसली इंडक्शन मोटर हमेशा कम लेगी। तो आप लोग ऑप्शन देख पा रहे हैं, स्लिप रिंग मोटर, डीसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर। अब देखिए स्लिप रिंग मोटर यूं तो इंडक्शन मोटर का ही पार्ट है, ठीक है, बट इंडक्शन मोटर कहने से वहां पे इन दोनों की बात हो गई, मतलब इन दोनों ही मोटर की बात हो गई, इन दोनों की मतलब सिंगल फेज की और 3 फेज की। तो देखिए इन दोनों का मैंने कहा मेंटेनेंस बहुत कम होता है इनके कंपैरिजन में, पर इनमें आपस में बात करेंगे तो जाहिर सी बात है सिंगल फेज का 3 फेज से और भी कम होगा। इस बात को मैं बता देता हूं, कुछ खास बात है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ये 2016 यूपीपीसीएल जेई में क्वेश्चन पूछा था। बेटा मैं बहुत सटीक एकदम बताता हूं, अगर आपको कंफर्म करना है तो कंफर्म कर लेना, नहीं तो मुझसे मांग लेना। बट याद रखिएगा मुंह जवानी मेरे को एक क्वेश्चन ये याद रहता है कि कहां पर किस टॉपिक से किस पेपर में पूछा था, ये मैं बता दे रहा हूं आपको। तो देखिए आप देखना 2016 का यूपीपीसीएल का क्वेश्चन था, उसमें एक सवाल पूछा गया था कि 4 किलोवाट से ऊपर के लिए कौन सी मोटर इस्तेमाल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या होनी चाहिए। 4 किलोवाट से ऊपर, याद रखिए 4 किलोवाट से ऊपर जब बात आ जाती है तो 3 फेज इंडक्शन मोटर हम लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है। और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात अगर कर दें, देखिए ये क्वेश्चन आते हैं ना रेटिंग को लेके कि कहां से मोटर इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हम अगर इस्तेमाल करें तो हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को फ्रैक्शनल मोटर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फ्रैक्शनल मोटर्स? क्योंकि ये 1 किलोवाट तक, 1000 वाट तक
1000 वॉट तक ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हम लोग बहुत प्रेफर करते हैं यूज करना। मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 1000 किलोवाट तक बहुत यूज होने के चांसेस रहते हैं, या करना चाहिए या होती है। क्लियर है इतनी बात? पर मैंने क्या कहा आपसे, जैसे 4 किलोवाट से ऊपर की बात होने लग जाती है या 4 किलोवाट की बात होने लग जाती है, तो हमें प्रेफर करना चाहिए कौन सा, 3 फेज इंडक्शन मोटर प्रेफर करनी चाहिए। अब आप कहोगे कि सर क्या बात है, मतलब कौन सा का आंसर लगाएं? तो याद रखिए 4 किलोवाट से ऊपर हमेशा 3 फेज इंडक्शन मोटर लगाएंगे, 1 किलोवाट तक 2 किलोवाट तक आप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही आंसर लगाएंगे। देखिए बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि कोई कानूनन अपराध हो जाएगा कि अगर मैंने 4-5 किलोवाट पे ये यूज कर ली, मतलब 5 किलोवाट पर अगर मैंने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कर दी तो कोई पुलिस पकड़ ले जाएगी। भाई ऐसा नहीं है ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। पर क्या फायदा है और क्या नुकसान है जानिए। अगर हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को ज़्यादा वॉट के लिए यूज़ करने लगेंगे तो ये हमें महंगी पड़ना शुरू हो जाएगी, और ऑब्वियसली वो कोई भी नहीं चाहेगा। याद रखिए, क्लियर है इतनी बात? तो हम लोग बात करेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की, तो ऑब्वियसली ए इज द राइट आंसर। इंडक्शन मोटर ही यूज होती है लो मेंटेनेंस के लिए, और रेटिंग्स मैंने आपको बता दी है, दोनों में रोटर भी कौन सा इस्तेमाल होता है बता दिया है आपको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। स्टार डेल्टा स्टार्टरों में कितने कॉन्ट्रैक्टरों का उपयोग होता है? स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये क्वेश्चन मैंने वैसे तो पिछले लेक्चरों में भी कराया हुआ है। देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर में अगर हम बात करें, इस बात को कहीं नोट डाउन करके लिख लीजिए, 3 कॉन्ट्रैक्टर इस्तेमाल होते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर में। 3 कॉन्ट्रैक्टर इस्तेमाल होते हैं और एक टाइमर इस्तेमाल होता है। ये किसमें है? स्टार डेल्टा स्टार्टर में। याद रखिए अभी मैं स्टार्टर के बारे में लिखवाऊंगा आपको, इसे साफ करने के बाद आगे क्वेश्चनों में कि कौन सा स्टार्टर कौन से रेटिंग पर इस्तेमाल होता है, कौन सा स्टार्टर कौन सी रेटिंग पे इस्तेमाल होता है। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपको पूरा लेक्चर देखना है, आपको पूरा लेक्चर देखना है, सारी चीज़ का मज़ा आपको आने वाला है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपने लिख लिया होगा। तो आंसर हम लोग लिख के चलते हैं अभी। तो आंसर देख लीजिए, सेकंड का आंसर क्या बनेगा? अगर आप सेकंड का आंसर देखेंगे तो दिल्ली, मतलब थ्री कॉन्ट्रैक्ट, मैंने अभी आपको बताया 3 कॉन्ट्रैक्टर एक टाइम में, तो दिल्ली इज द राइट आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए अपने स्क्रीन पे। स्क्विरल प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर में स्लिप रिंग मोटर को सही वरीयता दी जाती है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो 2 टाइप की मोटरें होती हैं, 2 टाइप की मोटरें हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू द यूज्ड ऑफ रोटर। मतलब रोटर के यूज के आधार पे, ये रोटर के यूज के आधार पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रोटर यूज। तो ये रोटर के यूज के आधार पे अगर हम लोग बात करें तो 2 तरीके की हो जाती है। एक होती है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। जाहिर सी बात है जिसमें स्क्विरल केज रोटर इस्तेमाल होगा वो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर कहलाएगी। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, जाहिर सी बात है जिसमें स्लिप रिंग रोटर इस्तेमाल होगा वो क्या कहलाएगी? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कहलाएगी। अब देखिए बड़े ध्यान से, ये रोटर के यूज़ के आधार पे, मतलब कौन सा किसमें रोटर इस्तेमाल हो रहा है। अब इस बात को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जो टॉर्क होता है इंडक्शन मोटर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है SE2R2 के। मतलब डायरेक्टली, पूरा लिखने का क्या फ़ायदा है? अगर लिखना, देखिए देखना चाहते हैं तो चलिए लिख लीजिए, आप लोग लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला रहता है टॉर्क का। इसका मतलब टॉर्क कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस ऑफ रोटर पे। R2 क्या है? रोटर का रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस। इसका एक बात तो मतलब तय है कि अगर रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा। अब आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा। अब अगर रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ता है तो देखिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एक वो मोटर है जिसका रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ाया जा सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ रोटर में रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। देखिए अब अगर इसमें रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ाया जा सकता है, यहाँ बढ़ाया नहीं जा सकता, यहाँ बढ़ाया जा सकता है। मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐड करे जा सकते हैं, किसमें? रोटर में। ये पेपर में पूछ लेता है कि कैसे ऐड करते हैं, तो याद रखिए मेटल कॉलर अरेंजमेंट, एक मेटल कॉलर अरेंजमेंट होता है, स्विच होता है काइंड ऑफ, जिसके द्वारा हम रोटर में रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। पेपर में पूछता है
मेटल कॉलर अरेंजमेंट, ये एक तरीके का स्विच मान लीजिए जिसके द्वारा हम ये जो बाहरी प्रतिरोध है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, दैट कैन बी एडेड इन द रोटर और इट कैन बी डिटैच्ड फ्रॉम द रोटर विद द मेटल कॉलर अरेंजमेंट। तो मेटल कॉलर अरेंजमेंट द्वारा हटाया और जोड़ा जा सकता है रेजिस्टेंस। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एक बात तो तय है कि यहाँ रेजिस्टेंस कम होगा इसके कंपैरिजन में, यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ तो हम अपने हाथों से जोड़ सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क देता है। अब बात आती है किसके कंपैरिजन में, बेटा इसके कंपैरिजन में। तो जब इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क है तो इसको वरीयता माने कि इसको प्रेफरेंस दी जाती है इसके कंपैरिजन में। और क्यों दी जाती है? क्योंकि हाई स्टार्टिंग टॉर्क अचीव कर सकते हैं। तो याद रखिए इसका बेनिफिट ही केवल यही है, इसका बेनिफिट ही केवल यही है कि ये रोटर या ये मोटर, भाई जाहिर सी बात है ये रोटर से ही बनी मोटर है, तो ये मोटर इस्तेमाल ही तब होगी जब हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं इसका आंसर लगवा देता हूँ आप लोगों को। देखिए इसका आंसर है बॉम्बे इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बॉम्बे इज़ द राइट आंसर। क्लियर है इतना पॉइंट। और ये जो स्क्विरल केज है ये इसमें क्या, अच्छा इसका फ़ायदा क्या है, ये लेस लॉसेस देता है, ये लेस लॉसेस देता है। और लॉसेस वो भी कौन से, आई स्क्वायर आ रहा। अब आप खुद सोचिए जब इसका रेजिस्टेंस कम है तो उसके लॉसेस भी कम होंगे, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो लॉसेस भी ज़्यादा होंगे। लड्डू दोनों हाथों में नहीं रहेंगे, याद रखिएगा आप, लड्डू दोनों हाथों में नहीं रह सकते। हाँ वो वाली चाहिए तो उसे छोड़नी पड़ेगी, और पढ़ाई चाहिए, सिलेक्शन चाहिए तो मस्ती छोड़नी पड़ेगी। ये याद रखिए, दोनों हाथों में लड्डू नहीं हो सकते कि पढ़ाई भी चाहिए और सिलेक्शन और मस्ती भी चाहिए, दोनों एक साथ हो जाए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए अपनी स्क्रीन पर। प्रेरण मोटर का स्टेटर डैश से बनाया जाता है। वाह क्या क्वेश्चन है, मतलब स्टेटर किससे बनाया जाता है प्रेरण मोटर का, 3 फेज इंडक्शन मोटर का। अब देखिए मैं आपको इसका एक सूत्र लिखवाऊंगा, एक पूरा का पूरा एक बात लिखवाऊंगा, एक पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखवाऊंगा और आपको सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, चाहे आप जेई से लेके एई तक के पेपर में बैठ जाना, इस बात की दावा, इस बात की गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे हम इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बातें लिखेंगे, इसे मिटा देता हूँ। देखिए मैं ये चीज़ लिखवा रहा हूँ और आप लोग भी लिख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं। और फ्रेम ऑफ इंडक्शन मोटर की मैं अगर बात करूं तो देखिए क्लोज्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, स्टेटर फ्रेम किससे बनता है, स्टेटर फ्रेम बनता है सिलिकॉन स्टील। ठीक है, बात करें स्लिप रिंग्स किसकी बनती हैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज, फॉस्फर ब्रॉन्ज। बात करें शाफ्ट किसकी बनती है, एल्यूमिनियम। अगर ऑप्शन में हो तो ठीक, नहीं तो कार्बन स्टील। ऑप्शन में हो तो ठीक, नहीं तो हाई स्पीड स्टील। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन, कास्ट आयरन होगा ये। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो फ्रेम होगा इंडक्शन मोटर का वो क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन डलवा लोहा से बनेगा, बट स्टेटर का फ्रेम अगर मैं बात करूं तो वो सिलिकॉन स्टील से बनेगा। स्लिप रिंग की बात करें तो फॉस्फर ब्रॉन्ज से बनेगा, फॉस्फर कांसा से, कांसा जिसे बोलते हैं। और शाफ्ट की बात करें एल्यूमिनियम ना हो तो कार्बन स्टील, कार्बन स्टील ना हो तो हाई स्पीड स्टील। और अगर लुब्रिकेंट की बात करें तो लुब्रिकेंट ग्रीस के तौर, ग्रीस इस्तेमाल होती है लुब्रिकेंट में, याद रखिए। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को। सी इज द राइट आंसर। सिलिकॉन इस्पात, प्रेरण मोटर का स्टेटर बनाया जाता है सिलिकॉन स्टील से। देखिए स्टेटर बोल रहा है, फ्रेम नहीं बोल रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या बनेगा हम लोगों का देखें तो सी इज द राइट आंसर।
5वें नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रेरण मोटर के रोटर और स्टेटर डैश से बने हैं। अब देखिए वो बोल रहा है रोटर और स्टेटर किससे बने हैं, रोटर और स्टेटर किससे बने हैं, याद रखिए। एल्यूमिनियम कोर, कोई मतलब नहीं है, रोटर तो कभी इससे बनता ही नहीं है, स्टेटर भी नहीं बनता। देखिए अब आप कहेंगे कि सर आपने रोटर नहीं लिखवाया है या रोटर, अब देखिए बड़े ध्यान से समझना। इस्पात कोर भी नहीं है, स्टेटर कहीं इस्पात कोर से बनना है। पर स्टेटर देखिए एक बात बड़े ध्यान से समझना, सिलिकॉन स्टील पर हम लोग लेमिनेशन यूज़ करते हैं, मतलब सिलिकॉन स्टील का हम लोग लेमिनेशन भी यूज़ करते हैं अलग से। सिलिकॉन स्टील का लेमिनेशन हम यूज़ करते हैं स्टेटर पे भी और रोटर पे भी। अब आप खुद सोचो, देखिए ऑप्शन कैसे लगाया जाता है, ध्यान से समझना। ऑप्शन में कहीं पर भी आपको सिलिकॉन स्टील के अलावा कोई भी ऐसा मतलब ऑप्शन दिख रहा है जो काम का है। अब देखिए लेमिनेटेड कोर दिख रहा है और लेमिनेशन किसकी होती है, सिलिकॉन स्टील की होती है। इसका मतलब ऑप्शन अब आपका सही कौन सा बैठेगा, सिलिकॉन स्टील ऑप्शन आपका सही बैठेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेमिनेशन किसकी होती है, सिलिकॉन स्टील की, और लेमिनेटेड कोर का मतलब हुआ कि लेमिनेशन करना। लेमिनेशन किसकी होती है, सिलिकॉन स्टील की। सिलिकॉन स्टील से क्या बनता है, रोटर, स्टेटर। और याद रखिए यही लेमिनेशन रोटर में भी इस्तेमाल होती है। तो यहाँ से आपके ये सब क्वेश्चन ऐसे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो लेमिनेटेड कोर किसकी होती है, सिलिकॉन स्टील की। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। चलिए, कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से ऑप्शन लगाना होता है, कभी एज इट इज़, कभी कभी नहीं एज इट इज़ कोई बताएगा तो एज इट इज़ नहीं, आपको सोचना पड़ेगा वहाँ पे, याद रखिए। तो 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहा, 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर रहा सी इज़ द राइट आंसर। 6th नंबर, इसको नोट डाउन ज़रूर करिएगा। 6th नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। आमतौर पर 3 फेज स्क्विरल केज मोटर का पूर्ण भार करंट कितना होता है। 3 फेज स्क्विरल केज मोटर का पूर्ण भार करंट। अब बड़े ही ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन अगर आपने सही से नहीं समझा तो गलत करके आ सकते हो। क्या कहना चाहता हूँ ध्यान से समझिए, मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ, डीसी मशीन के 2 पार्ट में मैंने एमसीक्यूज सॉल्व करे हैं। बहुत सारे पेपर में क्वेश्चंस थे तो 2 पार्ट में वीडियो बनानी पड़ी थी। क्वालिटी से मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। एक वीडियो अपनी आप में 1.5 घंटे की होती है, अगर मैं एक साथ बना दूंगा तो वो 3 घंटे 3 साढ़े 3 घंटे की हो जाएगी, और वो आप लोग को भी अच्छी नहीं लगती है, ऐसा मुझे आप ही लोगों से पता चलता है। तो 2 पार्ट में वीडियो है, उसको मिस मत करिएगा, आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो से ठीक पहले वीडियो जो है वो 2nd पार्ट डीसी मशीन की है, और उससे पहले वाली वीडियो 1st पार्ट की है। एक में कंस्ट्रक्शन के बारे में क्वेश्चंस थे और दूसरे में टाइप के बारे में थे, शंट सीरीज़ को लेके, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ 6वां नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन पे बात है कि आमतौर पर 3 फेज स्क्विरल प्रेरण मोटर का पूर्ण भार करंट। अब देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर की तो बात हो ही रही है, तो बात तय है। इसका फुल लोड करंट क्या होता है, फुल लोड करंट क्या होता है, वो होता है 1.5 गुना ऑफ रेटेड करंट, मतलब रेटेड करंट के 1.5 गुना होता है। ये बात तो जान लीजिए, क्लियर है इतनी बात, 1.5 गुना होता है फुल। पर बात क्या है, अगर यही करंट, मतलब यही फुल लोड करंट 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग में पूछ लें, स्टार्टिंग में पूछ रहे हैं, स्टार्टिंग में मतलब मोटर को स्टार्ट करने के दौरान, तो याद रखिएगा 5 से 6 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट होता है। ये रेटेड लोड लिख दिया, रेटेड करंट मतलब, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब आप यहाँ पर आ जाइए, कभी आपको डीसी मशीन में पूछ ले, डीसी मशीन में पूछ ले कि डीसी मशीन में, या डीसी मोटर कह लो यार, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, कि मोटर को डीसी मोटर को स्टार्टिंग करने के दौरान जो डीसी मोटर का फुल लोड स्टार्टिंग करंट है, मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, डीसी मोटर को जब चालू करा जाए तब उसका करंट 1.5 गुना ज़्यादा होता है फुल लोड करंट से, फुल रेटेड करंट से। मतलब फुल लोड जब डीसी मोटर को चालू करते हैं तो 1.5 गुना ज़्यादा करंट बहता है, पर इसमें वो करंट 1.5 गुना नॉर्मली बहता है। नॉर्मल आमूमन
1.5 गुना करंट ज़्यादा बहता है, पर इसी का स्टार्टिंग में बात करें तो 5 से 6 गुना बहता है। अब इन सब के क्वेश्चन आते हैं सबके, इसीलिए मैं एक साथ करवाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए, सी इज़ द राइट आंसर 6वें नंबर क्वेश्चन का, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 1.5 गुना ज़्यादा होता है। चलते हैं, भारी 3 फेज वाले भार वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को एक डैश आपूर्ति प्रणाली प्रदान की जाती है। अब जाहिर सी बात है, जिनके पास 3 फेज इंडक्शन मोटर होगी उनको सप्लाई में क्या चाहिए, आरवाई भी चाहिए, 3 फेज सप्लाई चाहिए। और 3 फेज सप्लाई के लिए कौन सा कनेक्शन चाहिए, 3 फेज सप्लाई के लिए कौन सा कनेक्शन चाहिए, 3 वायर कनेक्शन चाहिए। याद रखिए, 3 वायर कनेक्शन चाहिए, न्यूट्रल तो चाहिए ही नहीं हमको। तो क्या हो जाएगा, 3 फेज 3 वायर। तो 3 वायर या 3 फेज कनेक्शन जो भी हम कहेंगे, जाहिर सी बात है 3 फेज तो चाहिए ही चाहिए, 3 फेज सप्लाई कनेक्शन, और 3 वायर चाहिए, न्यूट्रल चाहिए नहीं, तो 4 वायर कनेक्शन चाहिए नहीं। तो 7वें का आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे इज द राइट आंसर। पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है और मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, थैंकफुल हूँ, मैं आप लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ। जिन लोगों ने शेयर किया, सब्सक्राइब किया, मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ और विनती करता हूँ उन लोगों से कि आपके पास ऐसा ही बेस्ट कंटेंट मिलता रहेगा। आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपसे कोई वीडियो नहीं छूटेगा। क्लियर है इतना पॉइंट। और आप शेयर भी कर सकते हैं, दोस्तों को बता सकते हैं, क्योंकि मदद करने में जाता क्या है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में क्या होता है। अब देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में उच्च स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। क्यों होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जोड़ा जा सकता है रोटर की साइड पे। ठीक है, तो याद रखिए, रोटर की साइड पर रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। और जबकि स्क्विरल केज का रोटर कैसा होता है, शॉर्ट सर्किटेड होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ए, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। अब देखिए, क्वेश्चन है, एक रोधित द्वार द्वितीय ट्रांजिस्टर में होती है। अब देखा जाए, बेसिकली ये क्वेश्चन कहने को तो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, आईजीबीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आईजीबीटी का पहले तो फुल फॉर्म जान लीजिए, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये बच्चा है किन लोगों का, इनके मम्मी पापा कौन है, ये बच्चा है बेचारा। इसके मम्मी पापा कौन है भैया, इसके मम्मी पापा कौन है, बीजेटी और मॉसफेट। पेपर में सवाल पूछता है, याद रखिए, मजाक तो अपनी जगह है, बट पेपर में सवाल पूछता है कि किन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स, किन दोनों के गुण मिला के ये आईजीबीटी बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, बीजेटी और मॉसफेट के गुण मिला के बनाया जाता है। मॉसफेट का फुल फॉर्म जानिए क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब एक और बात हम लोग करेंगे, ध्यान से समझना इस चीज़ को। इसके मम्मी पापा तो पता चल गए और इसका तो नाम पता ही है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब एक सवाल यहाँ पर आता है, आईजीबीटी का नाम कैसे आया। देखिए, ये कहने को सवाल बनता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का, बट ये जो आईजीबीटी है इसका कभी कभी हम यूज स्पीड कंट्रोल वगैरह में भी कर लेते हैं, तो इसीलिए ये सवाल यहाँ पर आ चुका है। मतलब इस आईजीबीटी का यूज़, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, ये सब अपने आप में क्या है, एक स्विचेज़ है। स्विचेज़ ही तो हैं, ऑन और ऑफ के काम आते हैं, ये सब स्विच है। ट्रांजिस्टर भी अपने आप में क्या है, स्विच है। वो एक अलग बात है कि ट्रांजिस्टर अपने आप में एम्पलीफायर का भी काम करता है, पर हम इसे अभी जो बात कर रहे हैं वो स्विच के तौर पे कर रहे हैं। तो आईजीबीटी का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, बीजेटी मॉसफेट का याद होना चाहिए। और याद रखिए, आईजीबीटी जो स्विच है, कहने को तो डायोड भी स्विच है अपने आप में, पर डायोड से बेस्ट स्विच होते हैं ये मॉसफेट के, आईजीबीटी के। उसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि इनका हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है। क्या होता है, हाई इनपुट इम्पीडेंस, मतलब इनपुट जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है। और इनपुट रेजिस्टेंस हाई होने से क्या हो जाता है, स्विच के अंदर कोई भी लीकेज करंट आसानी से नहीं बहता है। जब डिटेल में पढ़ते हैं तो इन चीज़ों को बहुत प्यारी तरीके से खोल के देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है, उच्च इनपुट प्रतिबाधा। मतलब आईजीबीटी में क्या होती है, हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है। याद रखिए, मैंने आपको बता दी कैरेक्टरिस्टिक किससे मिलके बनता है, ये पेपर में सवाल आता है।
एक बार एई के पेपर में सवाल आया था, यूपीपीसीएल 2016 का एई का पेपर था या 17 का पेपर था, उसमें सवाल आया था आईजीबीटी कहाँ यूज़ होता है? हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइट, मतलब एचवीडीसी लाइट में यूज़ होता है। तो सवाल क्या आया था? एचवीडीसी लाइट में यूज़ होता है क्या? आईजीबीटी, आपको आंसर देना था। ठीक है, तो एचवीडीसी लाइट क्या होता है? हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन का एक लाइट वर्जन होता है। तो ये वहाँ पर कैसे इस्तेमाल होता है? ये वहाँ पर इस्तेमाल होता है कन्वर्टर्स में, मतलब एसी को डीसी करता है, डीसी को एसी करता है। कन्वर्टर का मतलब रेक्टिफायर भी हो सकता है, इन्वर्टर भी हो सकता है, याद रखिए। तो एज अ स्विच काम होता है इसका, कहाँ पे? एचवीडीसी लाइट में। ये सारे सवाल देख लीजिए, एक छोटी सी बात से हमने कितने सवाल कर डाले, इसीलिए लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, कैसा लगता है लेक्चर मुझे कमेंट जरूर करा करिए, ठीक है। चलिए, ए इज़ द राइट आंसर। 9th नंबर क्वेश्चन का ए इज़ द राइट आंसर। 10th करेंगे, फिर 11th करेंगे, जाहिर सी बात है। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, एक प्रेरण मशीन में संपर्ण बलय डैश से बनी होती है, स्लिप रिंग्स किससे बनी हुई होती हैं? याद रखिए 3 स्लिप रिंग इस्तेमाल होती हैं इंडक्शन मोटर के अंदर। 3 स्लिप रिंग्स आर यूज्ड इन इंडक्शन मोटर। संख्या में अगर पूछें तो आप बताइएगा 3 स्लिप रिंग इस्तेमाल होती हैं, और मैंने अभी बताया था फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनती है। किसकी? फॉस्फर ब्रॉन्ज, मतलब फॉस्फर कांच से। ए इज़ द राइट आंसर। मैंने कहा था ना कि एक सूत्र दूंगा सारी चीज़ें हो जाएंगी, याद रखिएगा, शाफ्ट वगैरह सब चीज़ हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का इस्तेमाल। आए हाय, हाथ का इस्तेमाल आ गया। हाथ का इस्तेमाल से देखो कैसे मज़ा आ गया। कुछ याद आ रहा है? हाथ का इस्तेमाल करते हो? हाथ का इस्तेमाल क्या है? सी इज़ द राइट आंसर। जाहिर सी बात है, दाहिने हाथ का मतलब मैंने आप लोगों को कई बार चिल्ला चिल्ला के बताया है, चिल्ला चिल्ला के बताया कि राइट हैंड फ्लेमिंग का सीधा हाथ कहाँ इस्तेमाल हुआ था? भैया 2 हाथ थे फ्लेमिंग के पास, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड मोटर में बल की दिशा प्राप्त करता है, बताता है कि किस दिशा में मोटर घूमेगी, और ये ईएमएफ या करंट की दिशा बताता है। सीधे हाथ का इस्तेमाल। फिर मैंने शॉर्टकट भी बताया है कि घर में पिताजी जनरेटर होते हैं और वही घर के राइट हैंड होते हैं, तो जनरेटर में राइट हैंड इस्तेमाल होगा, याद रखिए। और जाहिर सी बात है जनरेटर में क्या पैदा होता है? ईएमएफ, तो हम उसी की दिशा प्राप्त मतलब ज्ञात करेंगे ना, जाहिर सी बात है। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी इज़ द राइट आंसर। काफ़ी जगह मतलब कम रह गई है। शुरू करते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है। तो स्लिप से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मतलब स्लिप स्टार्टर से जुड़े हुए सेक्शन से करेंगे। कंस्ट्रक्शन को लेके देखो, बनावट को लेके जितने क्वेश्चन थे वो बन चुके हैं। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। चलिए, तो जो 3 फेज इंडक्शन मोटर का दूसरा सेक्शन था स्लिप वाला। बनावट वाला तो कर लिया, स्लिप वाला जो सेक्शन था वहाँ से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मैंने कहा था आपको उसमें 11 थे क्वेश्चन, इसमें 13 क्वेश्चन है, कुल मिला के 24 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। द स्टार्टिंग करेंट ऑफ 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। मैंने आपको क्या बोला? स्टार्टिंग करेंट मतलब शुरुआत वाला 3 फेज इंडक्शन मोटर का करंट 5 से 6 गुना ज़्यादा था, तो आपका आंसर क्या बना? ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं, बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को लेके। स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंडक्शन मोटर के तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? बड़े प्यारे तरीके से समझना और ध्यान से सुनना। कई क्वेश्चन मैं इससे जोड़ दूंगा, ठीक है। ये आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गया, ये आपने RYB 3 फेज सप्लाई दी, जाहिर सी बात है इसे 3 फेज सप्लाई आपने दे दी है। अब यहाँ पर इस 3 फेज सप्लाई देने से क्या पैदा हुआ? RMF, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, घूर्णन क्षेत्र, घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र। और ये क्या है? ये जाहिर सी बात है रोटर है। क्या है ये रोटर है। अब रोटर की बात समझिए, रोटर पे जाहिर सी बात है रोटर शॉर्ट सर्किटेड होता है, तो मैं इस बात को पहले ही बता चुका हूँ। स्क्विरल केज रोटर शॉर्ट सर्किटेड होता है। शॉर्ट सर्किटेड होने के कारण ये जो शॉर्ट सर्किटेड होता है, मतलब मैंने आपको शो कर दिया, दैट्स इट, सिंपल शो कर दिया कि ये शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट होने के कारण याद रखिए स्टार्टिंग में शॉर्ट सर्किट होता है ये, तो यहाँ पर फिर ईएमएफ पैदा होगा क्योंकि ये घूर्णन क्षेत्र इसको काटेगा। जब यहाँ ईएमएफ पैदा होगा तो करंट भी पैदा होगा। मैं नाम दे देता हूँ इनको E2 I2, और मैं इसको नाम दे देता हूँ ये सप्लाई, ये नाम दे देता हूँ E1, जो स्टेटर पे ईएमएफ पैदा हो रहा है E1, और स्टेटर में जो करंट बह रहा है I1, और मैं नाम दे देता हूँ सप्लाई वोल्टेज को V। समझना, रोटर शॉर्ट सर्किटेड है तो ईएमएफ पैदा होगा तो करंट भी पैदा होगा, जाहिर सी बात है फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि घूर्णन क्षेत्र यहाँ पर कंडक्टरों को काटेगा रोटर में। तो जो ये ईएमएफ है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी?
ये सवाल आता है पेपर में। जो ये I2 है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब इस करंट और इस EMF की फ्रीक्वेंसी क्या होगी जो यहाँ पैदा हो रहा है। ध्यान से समझना, अगर मान लीजिए आपने सप्लाई में फ्रीक्वेंसी fs दी है तो रोटर में पैदा होने वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और रोटर में फ्रीक्वेंसी किसकी पैदा होगी, EMF की और करंट की पैदा होगी, जाहिर सी बात है। अब इस बात को जानने से पहले कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है रोटर की, ये जानो कि जब यहाँ पर EMF और I2 पैदा होगा, अब ध्यान से समझना, तो उसके कारणवश ये रोटर घूमेगा। पहले तो ये रोटर घूमेगा, ठीक है, मतलब इस I2 पहले क्या होगा, I2 E2 पैदा होगा, उसके बाद फिर रोटर क्या होगा, रोटेट करेगा, घूमना स्टार्ट करेगा, जाहिर सी बात है रोटर रोटेट करेगा। और इस बात को जान लीजिए आप कि जब ये RMF चलेगा तो ये रोटर चलेगा, मतलब क्या होगा, RMF पैदा होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद में E2 I2 पैदा होगा, फिर उसके बाद में रोटर रोटेट करेगा। रोटर क्या करेगा, रोटेट करेगा, याद रखिए रोटर रोटेट करेगा, इस बात को जान लीजिएगा आप, रोटर रोटेट करेगा। और जब ये रोटर रोटेट करेगा, RMF की स्पीड क्या होगी, NS, RMF की स्पीड होगी NS 120F/P, मतलब तुल्यकाली स्पीड होगी। पर जब रोटर रोटेट करेगा तो वो NR स्पीड से रोटर रोटेट करेगा, मतलब रोटर रोटेट जो करेगा वो NR की स्पीड से करेगा, और NR की स्पीड हमेशा याद रखना NS से कम होगी, मतलब NR जो है हमेशा कम होगा NS से, हमेशा कम होगा NS से। और वो कितना कम होगा, स्लिप गुणा कम होगा। तो स्लिप कितनी होगी, NS माइनस NR अपॉन NS। ये स्लिप का फॉर्मूला होता है। अगर मैं बात कर दूंगा परसेंटेज की तो जाहिर सी बात है यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो याद रखिएगा कि रोटर जो घूमता है वो कितने अंतर पे घूमता है, स्लिप परसेंटेज के अंतर पे घूमता है। मतलब अगर ये NS घूर्णन क्षेत्र NS से घूम रहा है तो रोटर NR से घूमेगा, और कितना इनमें अंतर होगा, वो स्लिप का परसेंटेज अंतर होगा। तो याद रखिए बॉम्बे इज द राइट आंसर, स्लिप के अंतर को कहा जाता है। तो सेकंड का बॉम्बे इज द राइट आंसर। बात करते हैं, वाह, स्टार्टर को लेके क्वेश्चन है। स्टार्टर को लेके क्वेश्चन है कि 5 HP तक कौन सा स्टार्टर उपयोग में लाया जाता है। मैं स्टार्टर के बारे में अभी लिखवा देता हूं, मैं छोटी सी बात यहां पर बता के और चल देता हूं, फिर मैं स्टार्टर के बारे में भी लिखवाऊंगा आपको। यहां पर जो EMF पैदा हुआ है, जिसके कारणवश रोटर घुमा है, जिसकी वजह से रोटर घुमा है, याद रखिए ये जो E2 या I2 का जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी S, मतलब इनकी जो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी SFS, मतलब सप्लाई की फ्रीक्वेंसी से स्लिप टाइम्स गुणा कर दो, वही होगी रोटर की फ्रीक्वेंसी। और जो E2 का मान होगा, मतलब रोटर पे पैदा होने वाला EMF का मान, वो होगा S इंटू E1, मतलब स्लिप टाइम्स E1 का मल्टीप्लाई कर दो जो स्टेटर पर है EMF। क्लियर है इतना पॉइंट। तो ये आप लोगों को मैं मिटा देता हूँ, ये अभी आगे सवाल आएंगे इस चीज़ को लेके। तो क्या सवाल बनेंगे कि रोटर पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी के कितने गुना होती है, S टाइम्स होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, DOL स्टार्टर जो होता है उसकी बात अगर करें, ये 5 HP तक, अप टू 5 HP, या हिंदी में बात करें 5 HP तक, मतलब कम रेटिंग की मोटरों के लिए स्टार्टिंग के लिए यूज़ होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर की बात अगर हम करें तो 20 HP से ज़्यादा की रेटिंग की मोटरों के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर को। स्टार से डेल्टा करें तो 5 HP से 20 HP तक की स्टार्टिंग इस मतलब की रेटिंग की मोटरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्टार डेल्टा। स्टेटर रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर, या कह लो इसको रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस स्टार्टर भी कहते हैं। ये खास यूज़ होता नहीं है क्योंकि इसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, अब आप ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पे क्या बताऊँगा। मैंने इन तीनों की रेटिंग बता दी, आपको लगेगा कि सर आपने इनकी क्यों नहीं बताई, ये ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है। और अब इसकी कहानी सुन लो थोड़ी सी। याद रखिए ये तो स्मॉल रेटिंग की मोटरों के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो तीनों स्टार्टर हैं इनका जो प्रिंसिपल है काम करने का वो क्या है, याद रखना। इनका प्रिंसिपल है स्टेटर वोल्टेज रिडक्शन। स्टेटर वोल्टेज रिडक्शन मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। इन तीनों स्टार्टरों में स्टेटर पर वोल्टेज को कम करके स्टार्टिंग की जाती है।
ये प्रिंसिपल है। स्टेटर पर वोल्टेज रिडक्शन किया जाता है, ऐसे स्टार्टिंग की जाती है, मतलब इनका प्रिंसिपल सिद्धांत ये है, इन स्टार्टरों के द्वारा 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर के वोल्टेज कम कर दिए जाते हैं। अब ये एकमात्र ऐसा स्टार्टर है जो रोटर साइड पर यूज़ होता है, मतलब रोटर की साइड पर यूज़ होता है, जबकि जाहिर सी बात है ये सारे स्टेटर की साइड पर यूज़ होते हैं। तो ये एकमात्र ऐसा स्टार्टर है जो रोटर की साइड यूज़ होता है। अब आप कहेंगे सर इसकी रेटिंग बता दीजिए। देखिए ये जो स्टार्टर है इसकी कोई रेटिंग नहीं है एज सच, ये बहुत हाई रेटिंग की मोटरों में इस्तेमाल किया जाता है, बट एज सच कोई रेटिंग नहीं है। याद रखिए इससे बाहर आपको क्वेश्चन आएगा नहीं। क्लियर है इतना पॉइंट? क्योंकि अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि जहाँ रेजिस्टेंस का यूज़ हो जाता है वहाँ लॉसेस भी होना शुरू हो जाते हैं, तो अवॉइड करते हैं हम इस चीज़ को। तो चलिए आप लोगों का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों का क्या था? क्वेश्चन हम कौन सा कर रहे थे? 3rd नंबर क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो देखिए 5 HP तक कौन सा स्टार्टर यूज़ हो रहा है? 5 HP तक DOL स्टार्टर यूज़ हो रहा है, तो बॉम्बे इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 3rd का बॉम्बे इज़ द राइट आंसर। 4th की बात अगर हम करें, आमतौर पर DOL स्टार्टर का प्रयोग डैश की 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो 5 HP तक। देखिए अब सेम क्वेश्चन दोबारा आया है, इसका बड़ा साफ मतलब है कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बॉम्बे। इसका भी आंसर बॉम्बे होगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जब मोटर की गति स्थिर हो, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आप लोग ये लिख चुके होंगे, ये सब पेपर में पूछते हैं। अब बड़े ध्यान से समझना, स्लिप की मैं बात करूं तो स्लिप होता है NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं। अब वो बोल रहा है स्थिर रोटर, स्टैटिक रोटर, स्थिर है रोटर। अब रोटर स्थिर है मतलब NR क्या हो जाएगी? 0। रोटर स्थिर है माने घूम नहीं रहा है। अब NR को 0 रखो तो ये क्या हो जाएगा? NS माइनस 0 अपॉन NS इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा? 100%। तो आंसर कितना बचेगा? मतलब स्थिर रोटर का क्या है? 100% स्लिप है, याद रखिए। फॉर स्टैटिक रोटर मतलब अगर रोटर स्थिर है तो 100% स्लिप होगी उस दौरान। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर 5 का। 6th का देखिए, ए है ये। ठीक है, 6th का देखिए आप लोग। 6th का क्या है? 3 फेज वाले मोटर स्टार्टर में पुश बटन कहाँ जुड़ा होता है? अब देखिए 3 फेज में पुश बटन कहाँ जुड़ा होता है? स्टार्टर में वो जुड़ा होता है कंट्रोल सर्किट के पास में, नियंत्रण सर्किट के पास में। सी इज़ द राइट आंसर। कंट्रोल सर्किट के साथ सीरीज़ में जुड़ा होता है। क्लियर है? अब बात कर देंगे कि इसको मैं डिटेल में अगर बताऊंगा तो ये बहुत कंस्ट्रक्शन इसका डिटेल में जाएगा। मतलब कंट्रोल सर्किट के साथ सीरीज़ में जुड़ा होता है ये स्टार्टर का पुश बटन। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 फेज 50 हर्ट्ज वाली प्रेरण मोटर में 150 RPM पे चल रही है, तो पोल की संख्या बताएं। अब देखिए स्पीड कितनी है? 1500 RPM। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज। हमको मालूम है कि इश्क मासूम है, 120 F/P। तो देखिए यहाँ पर हमें 1500 पता है, NS 120, F कितना है? 50। तो P हमें निकालना है, आसान है। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 3 हो गया, 4। तो पोल की संख्या कितनी हो गई? 4 पोल की संख्या हो गई। दिल्ली इज़ द राइट आंसर। ठीक है, दिल्ली इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक डिस्ट धारा मोटर पूर्ण भार पर मतलब फुल लोड पर 1725 RPM चल रही है, फुल लोड पर। ठीक है, फुल लोड पर। ठीक है, और शून्य भार पर 1775 चल रही है। ठीक है साहब, गति की स्लिप बताइए। मतलब बेसिकली ये स्पीड रेगुलेशन पूछ रहा है। देखिए फुल लोड पर, हाँ ये फुल लोड ही है ना, देख लेते हैं एक बार स्क्रीन पे। फुल लोड पर नहीं मोटर, हाँ फुल लोड पर ये है और नो लोड पर ये है। अब देखिए स्पीड रेगुलेशन का क्या फॉर्मूला होता है? बहुत प्यारा सवाल है ये, स्पीड रेगुलेशन परसेंटेज का सवाल है। ठीक है, ध्यान से समझना। n फुल लोड माइनस n नो लोड क्या? n नो लोड माइनस n फुल लोड, करेक्शन है थोड़ा सा प्लीज़, अपॉन n फुल लोड। याद रखिए अपॉन n फुल लोड 100 हो जाएगा। अब देखिए n नो लोड कितनी है? 1775।
माइनस 1725 अपॉन फुल लोड 1775 इंटू 100, क्या हो जाएगा ये 50/1775 इंटू 100। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ऑप्शन देखिए क्या बन रहा है, 2.81%, 2.81% बन रहा है, याद रखिए। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड, याद रखिए लो, ये स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। 2.81% बैठेगा, मतलब ऑप्शन कौन सा बैठा, सी इज़ द राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए 2.81 माने 2.9 उन्होंने दे रखा है ऑप्शन में। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की अधिकतम स्पीड, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज की अधिकतम स्पीड, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड। अब आप खुद सोचो NS क्या है 120 F/P, F कितना इसने दे दिया है 50 हर्ट्ज, P हमें नहीं दिया हुआ है, देखो पर उसने पोल नहीं दिया है, पर अधिकतम स्पीड पूछी है। अब अधिकतम स्पीड के लिए पोल कम से कम होने चाहिए, मिनिमम पोल होंगे तभी तो स्पीड मैक्सिमम होगी। अब मिनिमम पोल कितनी संख्या हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती है भाई, 2 से कम पोल तो जा नहीं सकते। तो सीधा सा आंसर क्या बन जाएगा इसका, 3000 RPM, याद रखिए। तो स्पीड क्या होगी 3000 RPM, तो रटने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग अपनी स्क्रीन पे। अब देखिए 3 फेज़ 50 हर्ट्ज की मोटर है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। 50 हर्ट्ज की मोटर उसने बोल रखी है। देखिए जितने सवाल इसमें क्वेश्चन में आए हुए हैं आप इतने सवाल कर लेंगे, आपको और कोई एक्स्ट्रा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है इस कंसेप्ट से बाहर की, याद रखिएगा, इस कंसेप्ट से बाहर की सवाल की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए वोल्टेज कितना दे रहा है, 230 वोल्ट बोल रहा है, फ्रिक्वेंसी दे रहा है 50 हर्ट्ज और 2% स्लिप की बात कर दी है इसने। अब धारा की आवृत्ति पूछ रहा है, जो आवृत्ति है, अब देखिए धारा कहाँ पे पैदा होगी, ये स्टेटर है, तो धारा भैया पैदा कहाँ होगी, धारा तो रोटर में ही पैदा होगी, FR में पैदा होगी और ये FS में पैदा होगी। अब ध्यान से समझना, FR क्या होगा, SFS होगा, मैंने अभी आपको बताया, मतलब यहाँ पर जो पैदा होगी, जो फ्रिक्वेंसी होगी वो S टाइम FS होगी। अब स्लिप इसने दी है 2%, तो 2% को कैसे लिखेंगे, 2/100% है क्योंकि, याद रखिए। और FS कितनी दी हुई है, मतलब सप्लाई की फ्रिक्वेंसी कितनी दी हुई है 50 हर्ट्ज, तो कितना हो जाएगा 1 हर्ट्ज, कितना हो जाएगा 1 हर्ट्ज हो जाएगा आंसर। दिल्ली इज द राइट आंसर। ऐसे सवाल आता है, बोल रहा है 60 हर्ट्ज के लिए। अब देखिए यही चीज सेम क्वेश्चन इसने पूछ लिया है 60 हर्ट्ज के लिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 60 हर्ट्ज के लिए इसने बोला है और 3% स्लिप दे रखी है। अब देखिए मैं इसी में चेंजेस कर देता हूँ, 60 हर्ट्ज के लिए बोला है, 3% स्लिप दे रखी है, फॉर्मूला फिर से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ स्लिप 3% दे रखी है, तो 3 को 3/100 लिखेंगे और इसको 60 लिखेंगे। अब ये कितना बैठेगा, इसका आंसर होगा 1.8, कट जाएगा, 1.8 हर्ट्ज आंसर होगा। तो ऑप्शन क्या बैठेगा, ए इज द राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, DOL स्टार्टर इज यूज फॉर। अब DOL स्टार्टर कहाँ यूज होता है, कम रेटिंग की मोटर के लिए, ए इज द राइट आंसर, लो। और 13 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग स्क्रीन पर। अब फॉर इंडक्शन मोटर नो लोड स्लिप इज, नो लोड स्लिप मतलब लोड ही नहीं लगा हुआ है। अब बड़ी ध्यान से समझना इस बात को, स्लिप क्या होती है, NS - NR अपॉन NS, याद रखिए। स्लिप में ये चीज़ यहाँ पर आती है और जबकि रेगुलेशन में ये वाली चीज़ यहाँ आ रही थी पिछले फॉर्मूले में, रेगुलेशन में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, स्लिप में ये चीज़ यहाँ आती है, रेगुलेशन में यही वाली चीज़ यहाँ आती है। अब देखो एट नो लोड, जब कोई लोड ही नहीं लगाया है तो फर्राटे से दौड़ रही होगी। अब आप खुद सोचो, आप पर अगर कुछ भी चीज़ बोझ नहीं लादा गया है तो आप फर्राटे से दौड़ रहे होगे, बोझ लाद देंगे तो अभी तो आप धीरे धीरे दौड़ोगे। तो जब एट नो लोड जो रोटर की स्पीड होगी वो लगभग स्टेटर की RMF की स्पीड के बराबर होगी, तुल्यकालिक स्पीड के लगभग बराबर होगी। मतलब जितने पे घूर्णन क्षेत्र घूम रहा होगा या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा होगा उतने के बराबर होगा रोटर का स्पीड। अब आप खुद सोचो, जब NR NS के लगभग बराबर है तो ये एक, मान लो ऐसे सोच लो, ये 1500 है और ये 1499 है, तो लगभग एक बहुत लो वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, बहुत लो वैल्यू आएगी। एक बात तो तय है, जीरो तो नहीं आएगी।
पर कहीं ना कहीं 1% से कम आएगी और 0 के बीच में आएगी, मतलब 0 से 1% के बीच में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 1%। जाहिर सी बात है, देखिए 1 तो नहीं आएगी 15 में से, अब आप खुद ऐसे सोच लो ना, ये नियर बाय होगी कहीं ना कहीं। तो यहाँ नीचे 1500 करो, देख लो ये कहीं ना कहीं 0 के नियर टू 0 आएगी, नियर टू 0, यहाँ कह लो लेस देन 1%। तो ये सवाल पेपर में पूछते हैं। अभी इससे पहले मैंने स्थिर रोटर का कराया था, वहाँ 100% स्लिप थी, यहाँ स्लिप 1% से कम है, 0 से 1 के बीच में, 1% से कम। और कब है वो स्थिति, एट नो लोड, जब लोड नहीं लगाया गया है, फर्राटे से दौड़ रही है आपकी मोटर। तो देखिए हमने इस तरीके से बड़ी मस्ती से ख़त्म कर लिया अपना 3 फेज इंडक्शन मोटर के न्यूमेरिकल्स MCQs सारे शिफ्ट के। पिछले आप लेक्चर्स देख सकते हैं, डीसी मशीन से जुड़े 2 पार्ट में मैंने बनाया है। ये 3 फेज इंडक्शन मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया सारे शिफ्ट के पेपर, और इसके बाद हम लोग करेंगे ट्रांसफॉर्मर के MCQs सारे शिफ्ट के। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।